छत्तीसगढ़ में रहने वाले देव को एक ही रात में इनफैक्ट आधे घंटे के अंदर अंदर 18 बार स्लीप पैरालिसिस का अटैक पड़ता है। जहां पे मैक्सिमम लोग इस सिचुएशन में डर जाते हैं, वहीं पे देव ने बताया बात कुछ अनोखी थी। उनको ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। इनफैक्ट वो वेट करते थे कब उनको ये स्लीप पैरालिसिस का अटैक पड़े। ऐसा आखिरकार क्या था इस सब के पीछे? क्या कोई शैतानी शक्ति थी? आप जब ये रियलिटी जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। स्लीप पैरालिसिस पे बहुत सारी डिबेट्स आज भी होती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सीधा सोने से स्लीप पैरालिसिस होता है, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत कहीं ना कहीं इस सब से रिलेटेड है। आपका क्या मानना है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन आज का इंसिडेंट आपको बहुत सारी क्लैरिटीज देने वाला है। साथ ही आपको ये भी बताएगा कि कहाँ पे आपको किन चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 90% ऑडियंस ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब किया ही नहीं हुआ है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन कैसे आएगा? साथ ही अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी स्टेट, सिटी या फिर कंट्री का नाम बता सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आप कुछ चाहते हैं हमें बताना, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप अपने इंसिडेंट हमें डीएम कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज के इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया देव नाम के एक इंसान ने। देव छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के जुराली गांव के रहने वाले हैं। देव ने बताया ये इंसिडेंट उनके साथ 2015 में हुआ था। उस दौरान उनकी उम्र छोटी ही थी, वो काफ़ी हद तक बच्चे ही थे। इस दौरान स्कूल के बाद देव ने यह भी बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ खेलने अक्सर अपने घर के बाहर जाते थे। हफ्ते में 2 से 3 बार वो अपने घर से थोड़ा दूरी पे एक नदी के किनारे भी जाते थे, क्योंकि वहाँ पे एक कब्रिस्तान था और उसके साइड में ही काफ़ी जगह थी उनके खेलने के लिए। इसके अलावा सामने एक नदी थी और नदी के दूसरी तरफ भी कब्रिस्तान था, जो कि सामने उनको दिखाई देता था। ये दोनों कब्रिस्तान मुस्लिम कब्रिस्तान थे। देव ने बताया वो अक्सर वहां पे इसलिए जाते थे क्योंकि उनको रेत में खेलने का बहुत मजा आता था। उस दौरान के जो भी बच्चे हैं वो समझ पा रहे होंगे, वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि रेत में खेलने में उस टाइम के बच्चों को कितना मजा आता था, कितनी फ्रीडम होती थी खेलने के लिए। इसी के चलते देव अपने 2 और दोस्तों के साथ वहां जाया करते थे। देव ने दोनों के नाम शेयर नहीं किए, बस उन्होंने ये बताया कि उनके दोस्त थे, नाम शेयर करना उन्होंने सही नहीं समझा। खैर इसके बाद देव ने बताया काफी फ्रीक्वेंटली वो जाते रहते थे, लेकिन 2015 के आसपास बाढ़ की वजह से ये जो नदी का दूसरा किनारा था, मतलब जहां पे दूसरा कब्रिस्तान था, वो धीरे धीरे कट रहा था। मतलब वहां की मिट्टी धीरे धीरे कटती जा रही थी और जो स्पेस था वो ये नदी ज्यादा एक्वायर कर रही थी। इसी के चलते जब 2015 का समय था तो उस समय जो नदी के दूसरे साइड जो किनारा था वो काफी हद तक कट चुका था और इसी के चलते कुछ कब्रें जो थी वो बाहर आनी शुरू हो गई थी। कब्र का हिस्सा काफी हद तक कट गया था और इसी दौरान एक जो कंकाल था वो भी निकलना शुरू हो गया था उसके हेड वाली साइड से। देव ने बताया इसी दौरान उन्होंने देखा कि नदी का जो दूसरा किनारा था वहां पे बहुत भीड़ जमी हुई थी। बहुत सारे और भी बच्चे आते थे, लड़के आते थे वहां खेलने, वो भी यही नदी का किनारा देख रहे थे वहां पे पास में खड़े होके। अब आप जानते ही हैं इंडिया में भीड़ को भीड़ अट्रैक्ट करती है, मतलब कि लोगों को देख के और भी लोग इकट्ठे होते हैं। इसी के चलते देव और उनके फ्रेंड भी डिसाइड करते हैं कि वहां पे जाके देखा जाए कि आखिरकार है क्या। देव ने बताया वो और उनके दोस्त जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे खड़े थे और इसके अलावा लगभग 8 फुट की ऊंचाई पे एक जो कंकाल था उसका सर बाहर निकला हुआ था, खोपड़ी बाहर निकली हुई थी, जिसको सब के सब लोग देख रहे थे। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं निकली थी, लेकिन जो निकला था हिस्सा वो नीचे लटक रहा था ग्रेविटी की वजह से। देव ने बताया उनकी उम्र 5 फुट 3 इंच के आसपास थी इस दौरान। मैक्सिमम लोग इसी हाइट के थे, इसीलिए वहां पे कोई पहुंच नहीं पा रहा था, सब दूर से ही उसको देख रहे थे। ये समय था लगभग शाम के 5:45 बजे का, जब सब लोग इसको देखते हैं और लगभग 10 से 15 मिनट के बाद ही देव और उनके दोस्त वापस चले जाते हैं। देव ने बताया अभी तक जिंदगी काफी हद तक नॉर्मल थी, सब कुछ ठीक ठाक था और अगले 2 दिन वो फिर से इस नदी के किनारे नहीं जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया हफ्ते में 2 से 3 बार ही उनका इस नदी के किनारे जाना होता था। खैर 2 दिन और बीतते हैं। तीसरे दिन देव और उनके दोस्त फिर से इसी नदी किनारे खेलने जाते हैं। थोड़ी देर वो इसी रेत पे खेलते हैं, अपना एंजॉयमेंट करते हैं, बातें करते हैं और कुछ गेम्स खेलते हैं। लेकिन उसके बाद अचानक से उनके दिमाग में वही बात याद आती है, वो जो खोपड़ी वाली बात थी कि वहां पे जाके उनको फिर से ये देखना चाहिए कि आखिरकार ये सब कुछ है क्या।
इसी के चलते देव अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं और वो फिर से नदी के दूसरे किनारे पे जाते हैं। हालांकि वहां पे इस समय ज्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि देव ने बताया वो अपने दोस्तों के साथ खेलने पहले चले जाया करते थे। मतलब लोग धीरे धीरे शाम होते होते वहां पे पहुंचना शुरू होते थे, स्पेसिफिकली लड़के। अब देव अपने दोस्तों के साथ इसी किनारे पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि इस नदी ने और भी ज्यादा हिस्सा काट दिया था और जो खोपड़ी जो पहले हल्की हल्की दिखाई दे रही थी वो काफी हद तक विजिबल थी और नीचे लटकी हुई थी। वो देख ही रहे थे अभी इसको, लेकिन बचपन में बहुत सारी ऐसी हरकतें, बहुत सारे ऐसे खुराफात दिमाग में आते हैं। इसी के चलते देव ने बताया कि उनका एक दोस्त वहीं से एक छोटा सा पत्थर उठाता है और इसी खोपड़ी पे दे मारता है। अब ये पत्थर सीधा खोपड़ी से ही टकराता है, जिसके चलते ये खोपड़ी बाकी के कंकाल से अलग हो जाती है और नीचे लुढ़कती हुई आ जाती है। नीचे देव खड़े थे और उन्हीं के पैरों में लुढ़कती हुई ये खोपड़ी पहुंचती है। वो इस खोपड़ी को उठाते हैं और देखना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे, शायद बहुत सारे लोग इन चीजों को देख के डर जाएं, लेकिन देव ने बताया उनको कोई डर नहीं लग रहा था। भूत प्रेतों पे उनको कोई यकीन नहीं था और उनके लिए ये एक नॉर्मल सी ही चीज थी। इसी के चलते वो उसको बस घूरे जा रहे थे, हाथों में पकड़ के सामने देखते हुए घूरना। देव ने बताया शुरुआत में तो कुछ भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया उनको कोई डर नहीं लग रहा था, लेकिन अचानक से देखते देखते उनके साथ कुछ चीजें अजीब होने लगी। मतलब कि ये गर्मियों के दिन थे और उनको अजीब सी ठंड सी महसूस हो रही थी। उनके रोंगटे खड़े होना शुरू हो जाते हैं और साथ ही देव ने बताया कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि शायद वो अपने कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीज है जो कि उनको अट्रैक्ट कर रही है इस खोपड़ी की तरफ और उस खोपड़ी को छोड़ने नहीं दे रही। देव के दोस्त देखते हैं थोड़ी देर के लिए उनको लग रहा था कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है। इसी के चलते वो उसके हाथ से खोपड़ी छीनते हैं और फेंक देते हैं, जिसके बाद देव ने कहा कि उनको अजीब सा महसूस हुआ, जैसे वो वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में पहुंचे हों। इसके बाद थोड़ी देर में वो अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद भी देव के साथ चीजें नॉर्मल नहीं थी। लगभग 1 से 2 दिन भी उनको थोड़ा अजीब सा ही महसूस हो रहा था। अचानक से ठंड लग जानी, अचानक से ये गूज बम्स आ जाने। अब देव जैसे ही वापस पहुंचे थे उनको लग रहा था चीजें नॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक वियर्डनेस सी महसूस कर पा रहे थे जो कि काफी क्लियरली विजिबल भी थी। देव ने बताया 2 दिन तो जैसे तैसे निकलते हैं, लेकिन तीसरे दिन जो उनके साथ इंसिडेंट होता है वो उनको आज भी याद है। आज भी जब इसके बारे में सोचते हैं तो उनको एक अजीब सी फीलिंग आती है। देव ने बताया क्योंकि उनका घर एक गांव में है और उस समय गांव में बहुत सारे वॉशरूम्स नहीं हुआ करते थे या फिर घर के साथ अटैच्ड नहीं थे। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने अपने घर के पीछे ही एक बाड़ी बनाई होती थी। मतलब वहां पे कोई लाइट वगैरह नहीं होती थी, बस एक तरह का पर्दा होता था जहां से वो नॉर्मली कंफर्टेबल हो सके, वॉशरूम जा सके। इसी के चलते देव ने बताया रात को 8 बजे खाना खाने के बाद वो फोन यूज कर रहे थे। लगभग 10 बजे का टाइम था जब उनको वॉशरूम जाना था। इसी तरह से वो उठते हैं और अपनी नॉर्मल रूटीन की तरह ही वो इस बाड़ी में जाते हैं। वहां पे वो वॉशरूम कर रहे थे, कोई लाइट नहीं थी, लेकिन अचानक से उनको बहुत भयानक सा महसूस होता है। एकदम से ऐसा माना जाता है जैसे लोगों का एकदम से बीपी हाई होता है, तो उनको एक वियर्डनेस सी फील होती है अपने शरीर में। इसी तरह का कुछ देव के साथ भी होता है। वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, उनको बहुत नेगेटिव सी वाइब्स आ रही थी और अचानक से उनको ऐसा लगता है जैसे सामने झाड़ियों से उनको कोई घूर रहा है। कोई चीज उनको विजिबल नहीं थी, लेकिन एक अजीब से इंट्यूशंस उनको आ रहे थे, जैसा उनको कोई घूर रहा है, शायद उनको कोई हार्म करने वाला है। देव ने बताया इससे पहले वो समझ पाए कि उनके साथ हो क्या रहा है, अचानक से वही अजीब सी फीलिंग उनको आनी शुरू हो जाती है। वैसे ही ठंड लगनी शुरू हो जाती है और सारे शरीर के रोंगटे खड़े होना शुरू हो जाते हैं। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे उनके साथ हो क्या रहा है, लेकिन डर के मारे वो फटाफट से अपने कमरे के अंदर पहुंचते हैं और वहां पे सोने की कोशिश करते हैं। देव ने बताया जैसे वो अपने बेडरूम में पहुंचते हैं तो उन्हीं के बेडरूम में, उन्हीं के बेड के बगल में ही एक बेड और लगाया हुआ था जहां पे उनकी दादी सोती थी। अब उनको एक तरह से थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिलती है कि उनके साथ एक इंसान है जो रात को उनके साथ सोएगा और चीजें नॉर्मल ही रहेंगी। इसी के चलते देव लाइट्स ऑफ करते हैं और सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन देव ने बताया जैसे ही वक्त होता है रात के 1 बजे के आसपास का, उनके साथ कुछ अजीब होता है। स्लीप पैरालिसिस उनके साथ आज तक नहीं हुआ था, लेकिन उनको एक अजीब सी फीलिंग आनी शुरू होती है। अचानक से उनको लगता है कि एक बहुत भारी दबाव उनके पैरों पे पड़ना शुरू हुआ है और ये दबाव पड़ता पड़ता उनके शरीर के ऊपर वाली साइड आ रहा है और देखते देखते उनकी बॉडी एकदम जकड़ी जाती है। जैसा बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है स्लीप पैरालिसिस के दौरान, जैसा मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, वैसा ही देव के साथ हुआ था। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि आखिरकार
ये इतने सालों के बाद अब क्यों हुआ था, जब उनके साथ कुछ वियर्ड चीजें और भी हुई थी। देव ने बताया वो चाह के भी इस स्लीप पैरालिसिस से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उनकी आंखें भी नहीं खुल रही थी, उनका मुंह भी नहीं खुल रहा था और शरीर तो काम ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद से बहुत सारी बातें कर पा रहे थे, छूटना चाहते थे लेकिन छूट नहीं पा रहे थे। थोड़ा और वक्त बीतता है और अचानक से वो बहुत जोर जोर से मन के अंदर ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर लगती है और उनको ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी का कंट्रोल वापस से आ गया है और ये स्लीप पैरालिसिस जो भी हुआ था उनके साथ सब कुछ नॉर्मल हो गया है। अब ये थी पहली रात। देव ने बताया अभी तक उन्होंने इस चीज को बहुत सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि उन्होंने बहुत बारी पढ़ा था, सुना था स्लीप पैरालिसिस के बारे में कि ये एक मेडिकल कंडीशन होती है, या फिर यूं कहें कि इंसान अगर सीधा सोया होता है तो उसको ये स्लीप पैरालिसिस का अटैक पड़ता है। इसलिए उन्होंने इन बातों को सीरियसली लिया ही नहीं। उन्होंने इसको एक नॉर्मल ही चीज समझा और इग्नोर कर दिया। लेकिन अब आती है अगली रात, और अगली रात इससे भी कहीं ज्यादा भयानक होने वाली थी। देव ने बताया वक्त हो रहा था रात के लगभग 12:30 बजे के आसपास का, कि अचानक से उनके साथ वही फीलिंग होनी शुरू होती है। वही पैरों से ये दबाव धीरे धीरे उनके अपर बॉडी तक आता है और देखते देखते वो फिर से स्लीप पैरालिसिस की स्टेट में चले जाते हैं। अब क्योंकि ये पिछली ही रात उनके साथ हो चुका था, इसी के चलते वो जानते थे कि उनको आखिरकार करना क्या है इसको टैकल करने के लिए। इसी के चलते वो फिर से मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं। देखते देखते थोड़ी ही देर में बॉडी पे उनका कंट्रोल वापस से आ जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उनको लगता है शायद पिछले दिन की तरह ही ये भी हो रहा है और अब सब कुछ नॉर्मल रहेगा, लेकिन नॉर्मल होता नहीं है। देव ने बताया 5 से 10 सेकंड के बाद ही ये जो स्लीप पैरालिसिस का अटैक था उन पे वापस से आ जाता है। मतलब ये चीजें बार बार घूम घूम के उनके ऊपर वापस आ रही थी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि देव को ये स्लीप पैरालिसिस का अटैक उसी रात 5 से 6 बारी पड़ता है। वो हनुमान चालीसा पढ़ते थे, सब कुछ नॉर्मल हो जाता था और कुछ ही सेकंड्स के बाद ये स्लीप पैरालिसिस की स्टेट में फिर से चले जाते थे। वो समझ नहीं पा रहे थे उनके साथ चीजें हो क्या रही हैं। कुछ तो था जो भयानक था, कुछ तो था जो नॉर्मल नहीं था, और कुछ तो ऐसा था जो कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल था। लेकिन वो चाहते नहीं थे किसी से शेयर करना। वो जानते नहीं थे आखिरकार इसको टैकल कैसे करना है, और वो ये भी जानते थे कि अगर किसी के साथ शेयर करेंगे तो हो सकता है दोस्तों के साथ वापस घूमने का मौका ना मिले। देव ने बताया जो स्लीप पैरालिसिस थी ये उनके साथ अगले लगभग 8 दिन तक लगातार होती रहती है। वो चाहते नहीं थे किसी से शेयर करना, लेकिन वो ये भी चाहते थे चीज़ों का सोल्यूशन हो जाए। कहीं ना कहीं वो सब कुछ एक साथ ही लेके चल रहे थे अपने दिमाग में। कहीं ना कहीं डर उनके दिमाग में अब बैठना शुरू हो गया था। वो देव जिनको भूत प्रेतों पे कोई विश्वास नहीं था, अब विश्वास होना शुरू हो गया था। अब वो जानना शुरू कर गए थे कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है जो शायद इस दुनिया को बिलोंग नहीं करता, और शायद वही उनको भी परेशान कर रहा है। लेकिन शॉकिंग बात यहाँ पे ये थी, देव ने बताया कि क्यों आखिरकार ये चीज़ें उन्हीं को हार्म कर रही थी, क्यों ये सब कुछ उन्हीं के साथ हो रहा था। मतलब उनका दोस्त था जिसने उस कंकाल पे पत्थर फेंका था, अगर उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है तो क्यों उसके दोस्त के साथ ये सब कुछ नहीं हो रहा। क्यों रात को जब उनके साथ ये चीज़ें होती हैं तो उनकी दादी को कुछ पता नहीं चलता है। क्यों ये सब कुछ इतना साइलेंटली हो जाता है कि वो सफ़र करते हैं अकेले, लेकिन खुद से सिचुएशन किसी और को पता नहीं चल रही। वो चाह के भी शेयर नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर खुद से कुछ पता चल जाता सबको तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाती, शायद चीज़ें ठीक हो जाती। लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा था। देखते देखते वक्त बीतता जाता है। देव ने बताया 8 दिन ये सब कुछ होने के बाद, मतलब 8वीं जो रात थी, उस रात उनके साथ जो चीज़ें हुई थी वो इन सबसे कई ज़्यादा भयानक थी। उन्होंने बताया जब भी उनको स्लीप पैरालिसिस का अटैक पड़ता था, इसके बाद वो हनुमान चालीसा पढ़ते थे, चीज़ें नॉर्मल ज़रूर हो जाती थी, लेकिन उनकी आंखें कभी भी नहीं खुलती थी। 8वीं रात को भी इसी तरह की चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन उससे पहले देव ने एक और बात बताई। उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं ये जो स्लीप पैरालिसिस थी ये उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर चुकी थी। मतलब ये जो चीज़ें वो करते थे, हनुमान चालीसा पढ़ के इससे बाहर निकल जाना, ये चीज़ें उनको बहुत फैसिनेटिंग लग रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि ये करने में मज़ा आ रहा है, ये होता रहना चाहिए और इसी तरह से चलते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं वो अपनी दिनचर्या जो भी निकालते थे उसमें उनको इंतज़ार रहता था कि कब रात के 1 बजेंगे और कब उनके साथ ये चीज़ें होनी शुरू होंगी। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? कैसे कोई नॉर्मल इंसान को स्लीप पैरालिसिस अच्छी लग सकती है? कैसे उसकी जो इतनी भयानक हालत होती है उस समय, ऐसा कभी कभार माना जाता है कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, कैसे वो उनको अच्छी लग रही थी? कहीं ये जो नेगेटिव शक्तियां थी उनका प्रभाव तो नहीं था उन पे कि ये चीज़ें उनको फैसिनेट कर रही थी। खैर, अब जैसा मैंने आपको बताया ये 8वीं रात थी। रात को लगभग 12:30 से 1 बजे का टाइम होता है और वैसे ही देव के साथ ये स्लीप पैरालिसिस होनी शुरू हो जाती है। देव ने बताया अगले आधे घंटे के अंदर अंदर ही उनको
18 बार स्लीप पैरालिसिस का अटैक पड़ गया था। अब जो चीज़ें उनके लिए एक इंजॉयमेंट थी, जो उनको मज़ा आता था ये करने में, अब जब 18 बार स्लीप पैरालिसिस का अटैक पड़ गया था तो इस चीज़ ने उनको डरा दिया था। कहीं ना कहीं वो इससे छुटकारा पाना चाहते थे और जो चीज़ें उनको लग रहा था शायद कंट्रोल में है, अब वो कंट्रोल में नहीं रही थी। इसी के चलते वो उस रात हनुमान चालीसा लगातार पढ़ते रहते हैं। थोड़ी ही देर में उनको ऐसा लगता है कि बहुत बार उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ रही है। इसी के चलते 10 सेकंड के लिए उनकी आंखें खुल जाती हैं और आंखें खुलने के बाद जो मंजर उनके सामने था वो उनको आज भी याद है और आज भी वो उसी तरह से डराता है जैसा 2015 की उस रात को डराया था। देव ने बताया जैसे उनकी आंखें खुलती हैं उनको अपनी आंखों के ऊपर 1 फुट लगभग दूरी पे एक काला धुआं दिखाई देता है अजीब सा, जिसकी 2 लाल आंखें थी, बाल बिखरे हुए थे, खुले हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ देव को ही घूर रही है। ये सारा मंजर बहुत ही ज्यादा भयानक था, डर से भरा था, नेगेटिविटी से भरा था और देव के भी होश उड़ गए थे। आंखें उनकी पहली बार खुली थी सारी की सारी कंडीशन में, लेकिन ये बहुत भयानक था सब कुछ। वो नहीं जानते थे कि अब वो करें तो करें क्या, कैसे अपनी दादी को आवाज़ लगाएं, कैसे सब कुछ नॉर्मल करें। और उनको ये भी डाउट हो रहा था, शायद ये पॉसिबिलिटी भी थी कि जब भी देव के साथ हमेशा ये स्लीप पैरालिसिस का अटैक होता था, इसी तरह से ये काला धुआं उनके ऊपर ही होता था। शायद ये नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव चीज़ इनफैक्ट जो कुछ भी था ये, वो उनके ऊपर इसी तरह से होता था। इसी के चलते उनकी कंडीशन इतनी भयानक होती थी। लेकिन 8 दिन लगातार होने के बाद 8वीं रात उन्होंने ये सब कुछ देख लिया था और ये सारा मंजर बहुत ही ज़्यादा भयानक था। अब यहाँ देव ने बताया चीज़ें वो समझ गए थे कि बहुत भयानक है उनके साथ। उनको ये हनुमान चालीसा लगातार पढ़नी है। उन्होंने डर के मारे आंखें बंद की, चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं, किसी को उठाया नहीं, बल्कि आंखें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया लगातार। हालांकि जब उन्होंने ये सब कुछ देखा था उस दौरान भी वो स्लीप पैरालिसिस की ही हालत में थे एक तरह से, बस उनकी आंखें खुली थी, शरीर उनका बहुत पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। लगातार आंखें बंद करने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ ही मिनटों में असर भी दिखता है और उनकी बॉडी वापस से उनके कंट्रोल में आती है। चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मल लगती हैं। देव फटाफट से भागते हैं और अपने घर की, अपने कमरे की लाइट्स ऑन कर देते हैं, जिसके बाद वो सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये रात उनके लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। वो सो नहीं पा रहे थे। आंखें जैसे ही बंद करने की कोशिश कर रहे थे, वही भयानक मंजर उनकी आंखों के आगे दिख रहा था उनको। वही काला धुआं, वही लाल आंखें और उसी तरह से वो उनको डराती हुई। इनफैक्ट देव ने ये भी बताया जब ये सिचुएशन आती थी तो उनको एक क्रीपी सी हंसी भी सुनाई देती थी एक औरत की। क्लियरली आवाज़ सुनने से पता चलता था ये कोई लिविंग औरत नहीं है, कोई ऐसी औरत नहीं है जो जिंदा है। कुछ ना कुछ भयानक था और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी थी इस क्रीपी सी हंसी में। अब इसके बाद देव को कहीं ना कहीं शेयर करना पड़ता है अपनी फैमिली के साथ। वो बताते हैं कि इस तरह की चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। ये वहाँ से जो कब्र थी वहाँ से ही सबका लेना देना है। इसी के चलते वो बहुत डरे हुए हैं और ये वीकनेस, ये डर देव के चेहरे पे क्लियरली दिखाई दे रहा था। लग रहा था कि वो बहुत वीक होता जा रहा है, मेंटली वो बहुत ही ज़्यादा टूट चुका है। इसी के चलते फैमिली भी इन चीज़ों को समझती है और उनके पड़ोस में ही देव ने बताया उनके एक मुस्लिम चाचा रहते थे। बेसिकली वो मौलवी का काम भी करते थे। फैमिली जाती है और उन्हीं से शेयर करती है, उनको बताती है कि इस तरह का मैटर है और देव के साथ चीज़ें कुछ बहुत भयानक हो रही हैं, बहुत अजीब हो रही हैं। देव ने उनको सब कुछ एक्सप्लेन किया कि इस तरह से वो स्लीप पैरालिसिस में चले जाते हैं। इस तरह से अचानक से उनको फील होता है कि उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं गर्मियों के मौसम में, और इस तरह से अचानक से उनको कुछ अजीब सी चीज़ें भी दिखाई देती हैं अंधेरे में। आखिरकार इस सब का रीज़न क्या है? ये मौलवी थोड़ी देर देव को बैठाते हैं और उसको फिर उसके बाद कुछ चीज़ें देते हैं और ये भी कहते हैं कि आज के बाद इस तरह की किसी भी चीज़ से छेड़छाड़ नहीं करनी है। असल में ऐसा माना जाता है कि इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, ये जो कब्र होती है, कोई जलाया हुआ मुर्दा होता है, उनकी चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें उनको कहीं ना कहीं समन कर देती हैं और आपको परेशान करने के लिए वो रेडी हो जाती हैं। देव ने बताया जो मौलवी चाचा थे उनकी हेल्प से वो काफ़ी हद तक इन चीज़ों से रिकवर कर पाए थे। हालांकि उसके बाद भी कई रातें उनको सोने में बहुत प्रॉब्लम हुई। वो सो नहीं पाते थे, आंखें बंद करते थे तो वही भयानक मंजर दिखाई देता था। लेकिन अब ये मंजर जो था वो सच में नहीं था, वो सिर्फ उनको वही पास्ट की चीज़ें दिखाई देती थी। असलियत में उनके साथ अब कुछ भी नहीं हो रहा था। धीरे धीरे चीज़ें रिकवर कर रही थी। लेकिन कैसे ये चीज़ें भयानक हो सकती हैं, इसका एक लाइव एग्जाम्पल ये है कि देव ने बताया 2015 में ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ था, लेकिन उनको रिकवर करने में 5 साल लग गए। 2020 तक वो एक भी रात लाइट्स ऑफ करके नहीं सोए, हमेशा उनके कमरे की लाइट्स ऑन ही होती थी 2020 तक। आप इमेजिन कीजिए 8 दिन का ये डर
इतना भयानक घर कर गया था उनके दिल में कि अगले 5 साल वो रिकवर नहीं कर पाए। 5 साल उनको लगातार अपने कमरे की लाइट्स ऑन ही रखनी पड़ी और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन उन्होंने सीख लिया था। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको वहीं पे रहना चाहिए जहाँ पे वो रखी होती हैं। अगर उनसे छेड़छाड़ की जाए तो वो आपको इस तरह से हार्म कर सकती हैं। देव ने बताया चीज़ें रिकवर तो होगी, सब कुछ ठीक तो हो गया, लेकिन एक डाउट हमेशा उनके मन में बना रहेगा। वो 3 दोस्त खेलने गए थे वहाँ पे। उन्होंने इस खोपड़ी से कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, बल्कि वो खुद उनके पैरों में लुढ़कती हुई आई थी। उन्होंने बस इसको उठाया था। तो बाकी उनके जो दोस्त थे उनके साथ कुछ भयानक क्यों नहीं हुआ? जो कुछ भी हुआ वो उनको ही फेस क्यों करना पड़ा? बस इन्हीं सवालों का जवाब देव को आज तक नहीं मिल पाया। अगर आपके पास कोई जवाब हो इन चीज़ों का तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड इस तरह के इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स देके जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे कोई बहुत भयानक सस्पेंस या फिर थ्रिलर वाले इंसिडेंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम चीज़ें वही शेयर करते हैं जो आप लोग हमसे शेयर करते हैं, जो काफ़ी हद तक जेन्युइन होती हैं, जो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल होती हैं। वही चीज़ें आपसे शेयर की जाती हैं। आई रियली होप आप समझेंगे इन चीज़ों को, और यहाँ पे सिर्फ सच दिखाया जाता है। आई रियली होप आपको इंसिडेंट समझ में आया हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो। एंड आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड साथ ही अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी स्टेट, सिटी या फिर कंट्री का नाम लिख सकते हैं। साथ ही कुछ सजेशंस या फिर अगर आप चाहते हैं तारीफ करना, वो भी आप लिख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं नहीं चाहता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो डीएम कर सकते हैं। सब कुछ आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।